इंडिया पहले नंबर पर आ गया। मैं तो हमेशा से कह ही रहा था कि देश पहले नंबर पर आएगा, लेकिन आपने तो एक बात नहीं मानी। हमने देश को पहले नंबर पर ला के दिखा दिया। आपने क्या किया? अबे बेवकूफ, पोल्यूशन में पहले नंबर पर आया है। हवा में सुकून होता था और बारिशें टाइम पर आती थी, लेकिन आज तेज हवा में चीख है और बारिश या तो सब कुछ बहा ले जाती है या फिर आती ही नहीं। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि हमने सिर्फ तकनीक में तरक्की की है, प्रकृति में नहीं। हमने ऊंची ऊंची इमारतें बनाई हैं और हवा को इतना भारी कर दिया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। और अगर आज भी हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में नीला आसमान और हरे जंगल देखेगी और हमसे पूछेगी जरूर कि प्रकृति को बचाने में आपने क्या योगदान दिया। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों। इंट्रो देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। 2025 में जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब आपने महसूस किया होगा कि मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। कहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो कहीं अचानक तेज़ बारिश आ जाती है। ये बदलाव अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहे हैं, बल्कि साइंटिफिक डेटा भी यही दिखा रहा है कि जलवायु तेज़ी से बदल रही है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लेटेस्ट आंकड़े जो क्लाइमेट चेंज को बता रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक रिपोर्ट्स और कुछ घटनाएँ। और आप और हम सब मिलकर ये जानेंगे कि भारत और विश्व के लिए असली खतरा क्या है। और अब सवाल ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नहीं, सवाल ये है, फिक्र ये है कि क्या हम इससे बच पाएंगे या नहीं। 2024 की गर्मी भारत के इतिहास की सबसे गर्म दिनों में से गिनी जा रही है। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार भारत में 2024 में मार्च से लेकर मई तक के जो दिन रहे हैं वो पिछले 10 सालों के मुकाबले सबसे ज़्यादा गर्म रहे हैं। राजस्थान के फालोदी में 52 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है। नासा और NOAA की रिपोर्ट के अनुसार भारत और साउथ एशिया में औसत तापमान और दुनिया के मुकाबले तेज़ी से बढ़ रहा है। और WHO का अनुमान ये कह रहा है कि 2024 में गर्मी से जुड़ी जो बीमारियां थी उनकी वजह से लगभग 1,60,000 से ज़्यादा जानें गई हैं। 2024 का जो मानसून था वो अजीब और ख़तरनाक था। उत्तर प्रदेश में 22% कम बारिश हुई और फसलें खराब हुई। वहीं असम और बिहार में 130% ज़्यादा बारिश हुई और बाढ़ से लगभग 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का कहना है कि तेज़ी से क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम में बार बार कभी तेज़ बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल भी नहीं हो रही, और इसका सीधा असर किसानों और खेती पर पड़ रहा है। भारत के समुद्र तटीय इलाकों में समुद्र धीरे धीरे ज़मीन को खा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के अनुसार जो समुद्र का जल स्तर है वो प्रति वर्ष 3.5 mm बढ़ रहा है, पहले के मुकाबले दुगना है। और 3.5 mm दिखने और सुनने में जितना कम लगता है उसको विश्व के नक्शे के हिसाब से देखेंगे तब पता चलेगा कि 3.5 mm कितना अधिक होता है। 2024 में मुंबई में बारिश हुई, उस बारिश ने 2005 के बाढ़ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और मुंबई में एक दिन में लगभग 375 mm बारिश हुई। वहीं उड़ीसा में 3 गांव पूरी तरह समुद्र के अंदर डूब चुके हैं। डेटा ये बता रहा है कि 2050 तक लगभग 4 करोड़ लोग क्लाइमेट कोस्टल रिफ्यूजीज बन सकते हैं। और ये रिफ्यूजीज आप अनुमान लगाइए कि कोई सांप्रदायिक दंगों से नहीं, कोई युद्ध से नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग रिफ्यूजीज बन सकते हैं 2050 तक। वो भी कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, 4 करोड़ लोग। इसरो और WRI इंडिया की रिपोर्ट कहती हैं कि हिमालय के ग्लेशियर हर साल 60 सेंटीमीटर पतले होते जा रहे हैं, यानी लगभग 2 फीट पतले होते जा रहे हैं। 2024 में उत्तराखंड के अंदर भागीरथी नदी में ग्लेशियर का हिस्सा टूट के गिर गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं गंगा नदी में 18% तक पानी कम हो चुका है, यानी पीने के पानी की दिक्कत और खेतों में सिंचाई के लिए पानी कम। और इसका मतलब ये होगा कि हज़ारों गाँवों में से बहुत सारे लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 2025 में दिल्ली एक बार फिर से दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर आ गया है। IQ एयर 2025 की रिपोर्ट बताती है कि विश्व में जो 10 सबसे ज़्यादा गंदे शहर हैं उनमें से 9 भारत के हैं। गर्मी और प्रदूषण दोनों मिलकर हालात ख़राब कर रहे हैं। WHO का अनुमान है कि भारत में हर साल लगभग 7,60,000 मौतें सिर्फ और सिर्फ गंदी हवा के कारण होने वाली बीमारियों से हो रही हैं। भारत 2024 में हीट स्ट्रोक के 2,40,000 केस दर्ज हुए हैं। वहीं छोटे बच्चों में भी सांस से संबंधित बीमारियां बढ़ने लगी हैं, दमा और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ने लगी हैं। सबसे ज़्यादा फसल बीमा क्लेम किसानों ने दर्ज कराए हैं।
अकेले महाराष्ट्र में 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ICAR की रिपोर्ट कहती है कि अगर यही हाल रहा तो 2050 तक गेहूं और चावल की जो प्रोडक्शन है वो 17% तक घट सकती है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य, इनके अंदर पानी का जो स्तर है वो 1,000 फुट से भी नीचे जा चुका है। सिंचाई के लिए पानी नहीं बचा है और बारिश भरोसे की नहीं रही है। क्लाइमेट चेंज को देखते हुए भारत सरकार ने भी कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जैसे 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट या फिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और उसके साथ साथ LIFE यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन असल में अब भी 70% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से बन रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो सिर्फ 6% शहरों तक ही पहुंच पाई हैं। फॉरेस्ट सर्वे 2023 के मुताबिक 12 स्टेट्स के अंदर जो जंगल हैं उनके हालात ख़राब हैं, और थोड़े दिन बेंगलोर में और हाल फिलहाल में जो जयपुर के जंगलों के साथ हो रहा है उन सब चीज़ों को आपने ज़रूर न्यूज़ में देखा होगा। मतलब कि नीति तो बन गई है लेकिन ज़मीनी स्तर पर बदलाव बहुत धीमे चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं और प्रकृति और जलवायु को बचा सकते हैं। हमें कोयला नहीं, सूरज चाहिए। आज धरती पर 70% जो बिजली है वो कोयले या तेल से बनती है, और कोयले से बिजली बनाते समय जो कार्बन निकलता है वो धरती को सबसे ज़्यादा गर्म कर रहा है। इसके क्या समाधान हो सकते हैं? इसके समाधान हो सकते हैं सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और हाइड्रो एंड जियोथर्मल एनर्जी। भारत जैसा देश जहाँ पर साल के ज़्यादातर दिन धूप रहती है, वहाँ पर सोलर एनर्जी एक वरदान साबित हो सकती है। अगला जो समाधान हो सकता है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सड़कों पर लाखों करोड़ों पेट्रोल डीजल की गाड़ियां टनों के हिसाब से CO2 छोड़ती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना सिर्फ एयर पोल्यूशन को कम करेगा बल्कि जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी रोकेगा। और एक स्टेप हो सकता है फॉरेस्ट को बचाना और नए जंगल लगाना। हर साल दुनिया में 1 करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं। पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको भी सोखते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इस धरती से कार्बन को कम करें। प्रकृति को बचाने में जो अगला सॉल्यूशन है वो हो सकता है एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना। खेती के अंदर केमिकल फर्टिलाइज़र और पानी की बर्बादी से क्लाइमेट के ऊपर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके क्या समाधान हो सकते हैं? इसके समाधान हो सकते हैं ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और स्मार्ट फार्मिंग से हम फूड प्रोडक्शन को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। और मुझे ये बात पता है कि जैविक खेती की बात जितनी आसानी से मैंने बता दी है, बोल दी है, उसको करना धरातल पर एक्चुअल में उस चीज़ को लेके आना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन क्या करें, एनवायरनमेंट और प्रकृति को बचाने के लिए इतना त्याग और मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक आम आदमी के मन में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हम तो खेती भी नहीं करते तो हम इस पर्यावरण को कैसे बचाएं। तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि छोटी छोटी चीज़ों से ही आप घर पे ही एनर्जी सेविंग शुरू कर सकते हैं। जैसे बल्ब की जगह LED का इस्तेमाल करें, टीवी, फ्रिज, AC, कूलर का जितनी आवश्यकता उतना ही इस्तेमाल करें। कमरे को कुल्लू मनाली बचाने से बचें, AC का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आवश्यकता हो। शरीर को इतना कोमल ना बनाएं कि थोड़ी सी गर्मी होते ही हम उसको सहन ही ना कर पाएं। और कंबल ओढ़ के AC चलाने का कोई मतलब नहीं होता, तो कई लोग ये मूर्खता भी जरूर करते हैं, तो इससे भी बचें। इससे आपकी पॉकेट पे भी असर पड़ेगा, आपका बिजली का बिल कम आएगा और पावर प्लांट्स के ऊपर जो लोड है वो भी कम होगा, और गर्मी में जो बिजली के बार बार कट लगते हैं उससे भी आपको निजात मिलेगी। थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाने के लिए आप गाड़ी ना निकालें, पैदल जाएं, साइकिल का इस्तेमाल करें। इससे सेहत भी बनी रहेगी और एनवायरनमेंट को भी फायदा ही पहुंचेगा। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको यूज ना करें, बिल्कुल भी। प्लास्टिक के कंटेनर जो उनको यूज़ ना करें, स्टील की चीज़ों का यूज़ करें, अपने पास थैला रखें, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। ट्री प्लांटेशन में हिस्सा लें। स्कूल, कॉलेज, मंदिर जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पर उचित जगह पर आप पेड़ पौधे लगा दें। दिखने में भी अच्छा लगेगा, उस पर थोड़े थोड़े समय पर आप पानी देते रहेंगे तो उससे ऑक्सीजन भी आपको अच्छी मिलती रहेगी। डिजिटल पॉल्यूशन भी एक चीज़ होती है जिस पर लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है। जो ज़्यादा मेल्स और मैसेज इकट्ठे हो जाते हैं उनको डिलीट करें ताकि डेटा सर्वर्स के ऊपर भी लोड कम पड़े। इससे भी हम डिजिटल जो पोल्यूशन हो रहा है उससे भी बचेंगे। 1859 में इंसान ने पहली बार क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कही तो हमने उसे मजाक समझा, और उसके बाद 1959 में CO2 की जब गिनती शुरू हुई तब हमने कहा हमारे पास बहुत वक्त है। अब बर्फें पिघल रही हैं, नदियाँ सूख रही हैं और बारिशें लगातार भटक रही हैं, और 2025 में ये धरती चुप नहीं है, ये चिल्ला रही है और करा रही है। लेकिन अब सुनने और करने के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है। ये जलवायु परिवर्तन नहीं, ये जीवन का पतन है। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं
जो बदलाव ला सकती हैं, और शायद वो पहली भी जो अपनी ही लगाई गई आग में खुद जल के मरेंगे। अब फैसला आप और हमारे हाथ में है, या तो हम संभल जाएं या फिर आने वाली नस्लें हमारी कब्र और राख पर थूकेगी और कहेगी कि इन्हें सब कुछ पता था, इन्होंने सब कुछ समझा लेकिन फिर भी कुछ किया नहीं। जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे जिंदगी, सेहत और रोजमर्रा के जीवन की बात है। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, बिजली को बचाइए, पानी को बचाइए और प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हर एक शेयर किसी एक नए बदलाव की नींव रख सकता है। और अपना समय देने के लिए धन्यवाद।